नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 5 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में लाई जाए तेजी, सीएम सुक्खू ने केंद्रीय विमानन मंत्री से किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने A320 विमानों के संचालन के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के 1376 मीटर से 3010 मीटर तक प्रस्तावित विस्तारीकरण पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शीघ्र कार्यवाही का आग्रह किया, जिसके लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला मुख्यालयों के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्मित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने पहले चरण में राज्य में प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये हेलीपोर्ट जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा प्रदान करने, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और बर्फीले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के फंसने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालने में मील पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने संजौली हेलीपोर्ट के संचालन के बारे में भी चर्चा की और पर्यटकों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिमला के लिए 3, धर्मशाला के लिए 4 और कुल्लू के लिए केवल 1 उड़ान संचालित की जा रही है, जो क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए अपर्याप्त है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उड़ान योजना के तहत रक्कड़, पालमपुर, चंबा और रिकांगपिओ के लिए हेलीपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और अगले चरण में अन्य हेलीपोर्ट पर विचार किया जाएगा। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को संजौली हेलीपोर्ट के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। जेपी नड्डा ने सोलन में किया रोड शो, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को सोलन पहुंचे। नड्डा के सोलन पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नड्डा ने माल रोड सोलन से लेकर पुराने बस अड्डे तक रोड शो किया। नड्डा के इस रोड शो के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। सोलन के बाद नड्डा का शिमला के पीटरहॉफ में अभिनंदन समारोह होगा। इसके बाद वह भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। शिमला के पीटरहॉफ में होने जा रहे कार्यक्रम में संगठनात्मक जिला महासू से 3000 कार्यकर्ता और संगठनात्मक जिला शिमला से 2500 कार्यकर्ता भाग लेंगे। संगठनात्मक जिला महासू से लगभग 600 गाड़ियां शिमला आएंगी और कसुम्पटी एवं शिमला ग्रामीण से 300 गाड़ियां शिमला पहुंचेंगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अनियंत्रित होकर बीच सड़क पलटी HRTC की बस, 5 से 6 यात्री थे सवार। मंडी जिला के सरकाघाट में शुक्रवार सुबह एक HRTC की बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क में पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 5 से 6 यात्री सवार थे। हादसे में बस में सवार कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हादसा भलियारा गांव के पास पेश आया है। जानकारी के अनुसार हादसे के समय HRTC की यह बस जमनी से सरकाघाट की तरफ जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा पेश आया।
प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तकनीकी खराबी बताया जा रहा है। ठंडे बरामदों में बीत रही कैंसर मरीजों की रातें, टीएमसी में कीमोथेरेपी के दौरान नहीं मिल रहे बेड। डा राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में कैंसर के मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। मरीजों को कंपकंपाती कड़ाके की ठंड में सीमेंट के ठंडे बरामदों में सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कैंसर से पीड़ित एक ऐसी ही चंबा की रहने वाली मरीज मीमो, जिनका अगस्त 2023 को ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते मीमो को कीमोथेरेपी के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेगुलर आना पड़ता है। प्रत्येक 21 दिन बाद उनकी कीमोथेरेपी की जाती है और प्रत्येक सप्ताह के 5 दिन लगातार रेडिएशन थेरेपी की जाती है। अब ऐसे में मीमो चंबा से प्रतिदिन गाड़ी कर टांडा अस्पताल में नहीं पहुंच सकती है। लगभग एक बार आने के ही 4-5 हजार रुपए खर्चा होता है। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली मीमो को टांडा अस्पताल में सीमेंट के ठंडे बरामदे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। सप्ताह में 5 दिन रेडिएशन थेरेपी के कारण मीमो हर दिन चंबा नहीं जा सकती है। साथ में कीमो का समय भी सायं 5 बजे कार्ड पर मेंशन किया गया है, जिसके चलते कई बार रात को 8 से 10 बजे का समय भी हो जाता है। अब ऐसे में इतनी रात कहाँ जाए। टांडा अस्पताल में कीमो के बाद उसे घर लौटने के लिए कह देते हैं। मरीज मीमो व उनके पति ने अस्पताल को अपनी परिस्थिति कई बार बताई, परंतु उन्हें वार्ड में एक बेड तक नहीं दिया गया। मजबूर मीमो को कड़ाके की सर्दी में ठंडे सीमेंट के बरामदों में सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कम से कम दूरदराज के जिलों से आने वाले मरीजों को तो बेड की व्यवस्था होनी चाहिए। नजदीक के मरीज तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं। वर्ष 2023 बीत जाने के बाद भी टांडा अस्पताल में तैयार सराय को मरीजों व उनके तीमारदारों के लिए नहीं खोला जा सका है। आखिर मरीजों को सराय की सुविधा कब? हालांकि उपायुक्त जिला कांगड़ा भी 2 बार सराय का दौरा व निरीक्षण कर चुके हैं। हिमाचल के दूरदराज के 6 जिलों चंबा, मंडी, ऊना, कुल्लू, हमीरपुर व 15 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे बड़े जिला कांगड़ा के मरीजों तथा उनके तीमारदारों को इसका खामियाजा झेलना पड़ रहा है। न जाने इस कैंसर के मरीज की तरह कितने अन्य मरीज कड़ाके की सर्दी में ठंडे बरामदों में ठिठुर रहे होंगे या ठिठुर चुके होंगे। 1 साल से सराय तैयार होने के बावजूद मरीजों व तीमारदारों की सर्दियां ठंडे बरामदों में ही बीत रही है। कंडाघाट में बनेगा बाबा भलकू प्रवेश द्वार, NHAI करेगी निर्माण, अधिकारियों को नक्शा तैयार करने के निर्देश। NHAI द्वारा कंडाघाट के प्रवेश पर बाबा भलकू द्वार का निर्माण किया जाएगा। भलकू द्वार निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को नक्शा तथा प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डा धनीराम शांडिल ने सोलन शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग के 4 लेन कार्य में तेजी लाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कंडाघाट में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। डा शांडिल ने कहा कि NHAI द्वारा कंडाघाट के प्रवेश पर बाबा भलकू द्वार का निर्माण किया जाएगा। इस विषय में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को अवगत करवाया गया है। उन्होंने कहा कि कंडाघाट में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर एरिफ कंपनी द्वारा सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह सुरंग 667 मीटर लंबी होगी, जिसमें से 460 मीटर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुरंग का शेष निर्माण कार्य अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर दूसरी समरूप सुरंग कैथली घाट शुंगल से काथला तक बनाई जा रही है।
समरूप सुरंग की लंबाई 650 मीटर होगी, जिसमें से एक तरफा सुरंग का 561 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को सुरंग का शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुरंग के कार्य में सुरक्षा और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के दिशा निर्देश जारी किए। ड्राई स्पेल से सूखने लगे जल स्रोत, बर्फबारी बारिश न होने से विकराल होने लगी समस्या, किसान बागबान परेशान। प्रदेश भर में हुए मौसम बदलाव के चलते लंबे समय से न तो बारिश हो रही है और न ही पहाड़ों में बर्फबारी के आसार दिख रहे हैं। मौसम की इस बेरुखी के चलते किसान बागबानों भी परेशान हो गए हैं। इसके चलते किसानों बागबानों को अपनी फसलों की चिंता सताने लगी है। समय पर बारिश बर्फबारी न होने से किसानों बागबानों की भी मुश्किलें बढ़ गई है। साथ ही वाटर रिसोर्स भी सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। इससे प्रदेश में पानी का संकट भी पैदा हो सकता है। अब जल्द ही मौसम की स्थिति में सुधार न होने पर समस्या और अधिक विकराल बन सकती है। मैदानी क्षेत्रों में धुंध कोहरे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस कारण लोगों को कई बीमारियों ने जकड़ लिया है। सर्दी खांसी के मरीजों की अस्पतालों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रदेश भर के लोग व पर्यटक लंबे समय से बर्फबारी व बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ियों पर क्रिसमस पर बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार नहीं हुई। अगर जिलों में अगले 8 से 10 दिन के अंदर बारिश नहीं हुई तो किसानों को सूखा पड़े के नुकसान से गुजरना पड़ेगा और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कांगड़ा घाटी की बात करें तो यहाँ ड्राई स्पेल के कहर से अब धौलाधार रेंज में पाए जाने वाले वाटर रिसोर्स सूखने के कगार में पहुँचने लगे हैं, जिससे जल शक्ति विभाग व लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पीली पड़े लगी फसलें। बारिश व बर्फबारी न होने से किसान व बागबान परेशान हो गए हैं। सर्दियों के मौसम में चलते मैदानी क्षेत्रों में धुंध कोहरे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बारिश न होने से गेहूं की फसलें पीली पड़ गई हैं। अगर जल्द ही बारिश न हुई तो गेहूं की फसलों के साथ साथ अन्य फसलों को भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। 8-10 दिन में बारिश नहीं तो पड़ेगा सूखा। हिमाचल प्रदेश नॉर्थ जोन संयुक्त कृषि निदेशक डा पवन कुमार ने बताया कि बारिश और बर्फबारी का ज्यादा प्रभाव अभी तक गेहूं पर देखने को कम मिला है। अगर 8 से 10 दिन के अंदर बारिश नहीं हुई तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और किसानों को भी नुकसान से गुजरना पड़ेगा। पानी की सप्लाई में कटौती। धर्मशाला डिवीजन के एक्सिन संदीप चौधरी ने बताया कि जिला में लंबे समय से बारिश व बर्फबारी नहीं हुई है, जिसके चलते प्राकृतिक स्रोतों का पानी कम होने लगा है और लोगों को सप्लाई के दौरान थोड़ी कटौती की जा रही है। बारिश व बर्फबारी के होते ही प्राकृतिक स्रोतों में पानी भर जाएगा, जिसके बाद दिक्कत का हल हो जाएगा। पर्यटन गांव के लिए जमीन का विरोध। कृषि विश्वविद्यालय की भूमि प्रस्तावित होने पर उठा मुद्दा। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की 120 हेक्टेयर भूमि पर्यटन गांव के लिए प्रस्तावित होने के मुद्दे पर विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों ने प्रदेश के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर इस संबंध में जल्द कदम उठाने का आग्रह किया है। सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय ने विक्रम बत्रा कॉलेज, विज्ञान संग्रहालय और हाल ही में घोषित हेलीपोर्ट की स्थापना के लिए 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि पहले ही छोड़ दी है। अब विश्वविद्यालय के पास जमीन केवल मौजूदा 4 कॉलेजों, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंसेज और कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज को चलाने के लिए है।
बोर्ड के सदस्यों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्रों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है और मौजूदा प्रयोगात्मक क्षेत्र विभिन्न वैज्ञानिक फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए कम पड़ रहा है। छात्रों की बढ़ती आवश्यकता, एक्सपेरिमेंट्स और विश्वविद्यालय की डेयरी फार्मिंग को बनाए रखने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। कॉलेज ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंसेज की मान्यता के लिए न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार सुअर पालन और बकरी फार्म शुरू करने के लिए शीघ्र ही नया बुनियादी ढांचा जोड़ा जाना है। छात्रावास आवास की कमी के कारण कई स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों, विशेषकर लड़कियों को विश्वविद्यालय से बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु अधिक क्षेत्र की आवश्यकता है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न कॉलेजों में नए कॉलेज और नए कार्यक्रम शुरू किए जाने हैं। थाना क्षेत्र नादौन के तहत जसोह गांव में 5 युवकों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद घायल अवस्था में ही युवक को यह आरोपी हमीरपुर अस्पताल ले गए। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 युवकों को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। पुलिस अब 2 अन्य युवकों की तलाश कर रही है। नादौन उपमंडल के सीमावर्ती गांव शांतला निवासी राहुल अपने मामा के घर जसोह गांव में आया था। बुधवार देर शाम राहुल के जान पहचान के 5 युवक कार द्वारा जसोह गांव पहुंचे और राहुल को सड़क किनारे स्थित रेन शेल्टर के पास बुलाया, जहां किसी बात को लेकर उनकी आपस में कहा सुनी हो गई। इसी बीच निवासी गांव डंगार घुमारवी निवासी खुंडिया सहित 2 अन्य युवक निवासी हमीरपुर ने मिलकर राहुल की पिटाई आरंभ कर दी। इसी बीच एक युवक ने राहुल पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल होकर वहीं गिर पड़ा। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डा आकृति शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले में जांच कर रही है। 30 करोड़ रुपए जमा न करवाना शर्म की बात, सीयू निर्माण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के बोल। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है कि केवल 30 करोड़ रुपए के कारण धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का परिसर पिछले 14 वर्षों से नहीं बन रहा है। केंद्र सरकार ने जिन जिन प्रदेशों में केंद्रीय विश्वविद्यालय दिए, वहां सभी जगह भवन बन गए और विश्वविद्यालय चल रहे हैं। इस संबंध में अखबारों में बहुत चर्चा हो रही है। कांगड़ा जिला के साथ यह सबसे बड़ा सौतेला व्यवहार है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, आंदोलन के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। यह परिस्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया है, जिन्होंने इस संबंध में हिमाचल सरकार से 30 करोड़ रुपए देने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है। उनसे दूरभाष पर बात भी की है। आज फिर उनसे उन्होंने विशेष आग्रह किया। हिमाचल सरकार अतिशीघ्र 30 करोड़ रुपए जमा करवाकर इस अन्याय को समाप्त करे। भाजपा संसदीय क्षेत्र शिमला के प्रभारी सुखराम चौधरी ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का दौरा ऐतिहासिक रहने वाला है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिमाचल प्रदेश में 2 कार्यक्रम निश्चित हुए हैं, एक सोलन में और दूसरा शिमला में। सोलन में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें जिला सिरमौर से 5000 कार्यकर्ता और जिला सोलन से 6000 के कार्यकर्ता भाग लेंगे। ये कार्यकर्ता लगभग 1100 गाड़ियों में सोलन पहुंचेंगे। इसी प्रकार शिमला के पीटरहॉफ में होने जा रहे कार्यक्रम में संगठनात्मक जिला महासू से 3000 कार्यकर्ता और संगठनात्मक जिला शिमला से 2500 कार्यकर्ता भाग लेंगे।
संगठनात्मक जिला महासू से लगभग 600 गाड़ी पास शिमला आएगी और कुसुम्पटी एवं शिमला ग्रामीण से 300 गाड़ी पास शिमला पहुंचेंगी, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता अपने लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने आएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और दोनों स्थानों पर मन सज चुका है। पारंपरिक वेशभूषा में घाटी की महिलाएं मनाली विंटर कार्निवाल में फैशन शो के माध्यम से समृद्ध संस्कृति पेश। विंटर कार्निवाल में एक ओर जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है, वहीं दूसरी ओर घाटी की महिलाएं भी अपनी प्रतिभा के जौहर दिखा रही हैं। कार्निवाल कमेटी की इस पहल से घाटी की बुजुर्ग महिलाओं को भी मनु रंगशाला में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। पिछले कुछ सालों से कमेटी ने महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। प्रतियोगिता में समय मात्र 3 से 5 मिनट तक रखा गया है। कार्निवाल के तीसरे दिन महिला मंडल मथियान ने फैशन शो की शुरुआत की। मथियान महिला मंडल ने रामपुरे रिजात्रा मनाली रिझाकी, सरला कोठी बुहारदी लागी झुटू चांदीरा लाना गानों में जोरदार प्रस्तुति दी। महिला मंडल छियाल ने कुल्लुरी ये पट्टू आलिए, ओमेरिये मीरा मेड में उझीरी मनालीरी ठेची गोरा तेरा मुहडू झप केरदा गानों में अपनी प्रस्तुति दी। महावीर महिला मंडल चचोक सुने उझीरी झेचिए गानों में फैशन के जलवे बिखेरे। गायत्री महिला मंडल जगत सुख की महिलाओं 7 महिला मंडलों ने गुरुवार को मनु रंगशाला में अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए। फैशन शो के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा सहित पुरातन संस्कृति से भी लोगों को रूबरू करवाया। एसडीएम मनाली ने कार्यक्रम में आकर महिलाओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने महिलाओं के फैशन शो कार्यक्रम की सराहना की। वर्दी का ऑप्शन मिलेगा, पैसे नहीं, पसंद की यूनिफॉर्म चुन सकेंगे स्कूल, अभिभावकों और एसएमसी से बात जरूरी। सरकारी स्कूलों को अपनी पसंद की स्मार्ट वर्दी चुनने के लिए शिक्षा सचिव की ओर से निर्देश जारी हो गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि स्मार्ट वर्दी का ऑप्शन मिलेगा, पैसे नहीं। कैबिनेट ने इस बारे में फैसला धर्मशाला विंटर सेशन के दौरान हुई बैठक में लिया था। अब उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशकों को दिशा निर्देश लिखित में जारी हुए हैं। नए शिक्षा सत्र में स्मार्ट वर्दी स्कूल चुन सकेंगे। इन निर्देशों के अनुसार 7 विकल्प सरकारी स्कूलों को दिए गए हैं। इनमें निजी स्कूलों की तरह टाई और स्कर्ट वाली स्मार्ट यूनिफॉर्म भी है। साथ ही यह भी बताया गया है कि नई वर्दी सिलेक्ट करती बार क्या नहीं करना है। निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के अभिभावकों के साथ पहले चर्चा की जाए और फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से मंजूरी ली जाए, तभी नई वर्दी का चयन हो। यदि बच्चे वर्तमान यूनिफॉर्म को ही पहनना चाहते हैं, तो स्कूल जबरदस्ती स्मार्ट यूनिफॉर्म नहीं चुनेगा। स्कूल यदि चाहे तो इस यूनिफॉर्म के साथ सप्ताह में किसी स्पेशल डे में ट्रैक सूट इत्यादि चयनित कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह निर्देश है कि स्मार्ट वर्दी सिलेक्ट करती बार बच्चों या अभिभावकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा। यदि कोई गरीब बच्चा नई वर्दी नहीं खरीद पा रहा है, तो स्कूल के मुखिया अपने फंड से या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मदद से या फिर स्थानीय क्षेत्र के लोगों या संस्थाओं की मदद से उसे वर्दी उपलब्ध करवाएगा। यदि तब भी कुछ नहीं हो पा रहा हो तो उसे जिला के डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को मदद के लिए कहा जाएगा। शिक्षा सचिव ने यह भी कहा है कि फ्री स्कूल यूनिफॉर्म की जो योजना वर्तमान में है वह जारी रहेगी। यह योजना सिर्फ आरक्षित वर्गों के बच्चों के लिए है, इसलिए अन्य छात्र छात्राओं की अभिभावकों को स्मार्ट यूनिफॉर्म का खर्चा देना होगा। अब नहीं बिगड़ेगा खाने का स्वाद। पर्यटन विकास निगम के होटलों रेस्तरां के वाटर टैंकों में कम होगी क्लोरीन की मात्रा।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों व रेस्तरां में अब क्लोरीन की वजह से लोगों के खाने का स्वाद नहीं बिगड़ेगा। निगम के सभी होटलों व रेस्तरां में स्थापित वाटर टैंकों में क्लोरीन की मात्रा को कम करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये निर्देश लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जारी किए गए हैं। राजीव कुमार ने गुरुवार देर साया होटल हॉलिडे होम और सर्किट हाउस विली पार्क का औचक निरीक्षण किया व कमरों में व्यवस्था जांची। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभालते ही डा राजीव कुमार ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कार्य करना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले निगम के होटलों में आने वाले लोगों की शिकायतों को जाना। इस दौरान उन्होंने पाया कि अधिकतर लोग निगम के होटलों व रेस्तरां में मिलने वाले खाने व पानी में क्लोरीन की दुर्गंध आने की लगातार शिकायत कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें पता चला कि एचपीटीडीसी के होटलों व रेस्तरां में स्थापित वाटर टैंकों में काफी मात्रा में क्लोरीन डाली जा रही है। जड़ को पकड़ते ही उन्होंने इस संबंध में निगम के चेयरमैन से बात की और उनके आदेशों के बाद निर्देश जारी कर दिए। निर्देशों के तहत होटलों व रेस्तरां के सभी प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे स्टोरेज टैंकों में क्लोरीन की मात्रा को कम करें। इस संबंध में एचपीटीडीसी के एमडी डा राजीव कुमार ने बताया कि इस संबंध में शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर संज्ञान लेते हुए सभी प्रबंधकों को स्टोरेज टैंकों में आवश्यकतानुसार ही क्लोरीन डालने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन निगम में लागू होगा ई-ऑफिस। प्रबंध निदेशक डा राजीव कुमार ने पाया कि मुख्यालय में अभी तक ई-ऑफिस ही स्थापित नहीं किया गया है, जबकि सरकार व वक्त की मांग है कि ई-ऑफिस होना चाहिए। उन्होंने इस बाबत सर्कुलर जारी कर एचपीटीसीसी के मुख्यालय में ई-ऑफिस को स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदेशों में कहा है कि 20 दिनों के भीतर ई-ऑफिस स्थापित किया जाए और सभी फाइलें ई-ऑफिस के थ्रू ही रूट की जाएं। छावनी में तब्दील हुआ हमीरपुर, उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए तैनात किए 1000 पुलिस जवान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हमीरपुर दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध पुलिस महकमे द्वारा कर दिए गए हैं। 6 जनवरी को उपराष्ट्रपति हमीरपुर पहुंचेंगे। गुरुवार शाम तक जिला मुख्यालय हमीरपुर और आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस के जवान पूरा दिन शहर के चप्पे चप्पे पर गश्त करते हुए नजर आए। सुरक्षा प्रबंधों को लेकर एसपी हमीरपुर डा आकृति शर्मा ने कहा कि उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। हमीरपुर शहर को 11 सेक्टर में विभाजित किया गया है तथा इन 11 सेक्टर की जिम्मेदारी 36 पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि अन्य जिला से भी पुलिस फोर्स मंगवाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपराष्ट्रपति के दौरे के चलते बसों से उतरने के स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही पार्किंग के लिए बड़ू जगह का चयन कर लिया गया है। आयोजन के लिए प्रतिभागियों के वाहन बड़ू में ही पार्क होंगे। जो बसें बिलासपुर, ऊना, भोटा की तरफ से आएंगी उनसे प्रतिभागी दोसड़का के पास ही उतर जाएंगे। उसके बाद उन्हें आयोजन स्थल तक पैदल ही जाना होगा। इसके साथ ही मोबाइल के अलावा कोई अन्य सामग्री आयोजन स्थल पर लेकर जाने पर प्रतिबंध रहेगा। आयोजन स्थल पर जाने वाले व्यक्ति के पास बैग तक भी नहीं होना चाहिए। पुलिस लाइन के अंदर किसी भी वाहन को ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नादौन तथा सुजानपुर की तरफ से आने वाली बसें पुलिस लाइन के गेट के समीप ही प्रतिभागियों को उतार देंगी तथा वहां से प्रतिभागी आयोजन स्थल तक पैदल जाएंगे। हर पहलू पक्ष सुनकर ही तैयार होगी रिपोर्ट।
अर्नी यूनिवर्सिटी इंदौरा हिमाचल प्रदेश पर प्रशासनिक तौर पर दबाव डाले जाने के मामले के आरोपों पर स्थानीय प्रशासन व अधिकारी की जांच की जाएगी। डीसी कांगड़ा डा निपुण जिंदल ने बताया कि इस संदर्भ में समाचार पत्रों व मीडिया के माध्यम से आरोपों की जानकारी मिली है। अर्नी यूनिवर्सिटी के चांसलर विवेक सिंह की ओर से भी शिकायत प्रपत्र भेजा गया है। डीसी कांगड़ा ने कहा कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में टीम स्थानीय प्रशासन पर लगे सभी आरोपों की जांच करेगी। इसमें हर पहलू व सभी पक्षों को सुनकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। डीसी डा निपुण जिंदल ने कहा कि यूनिवर्सिटी के चांसलर की ओर से पुलिस में दी गई शिकायत को लेकर एसपी नूरपुर से बातचीत हुई है, जिसके आधार पर उचित कार्रवाई के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस विभाग की ओर से भी इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना की रात को ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि आगामी कार्रवाई भी की जा रही है। अर्नी विश्वविद्यालय के चांसलर पर जानलेवा हमले व स्थानीय प्रशासन की ओर से दबाव बनाने का मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। विवि के चांसलर विवेक सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही पुलिस विभाग से भी सुरक्षा के लिए पत्र भेजा है। एसडीएम विधायक के खिलाफ एफआईआर को शिकायत। धर्मशाला। अर्नी यूनिवर्सिटी इंदौरा के वाइस चांसलर विवेक सिंह ने विधायक व एसडीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए शिकायत पत्र पुलिस विभाग नूरपुर को भेजा है। उन्होंने शिकायत पत्र में एसडीएम व विधायक की ओर से उन पर बनाए जा रहे दबाव व उनके कार्य को प्रभावित किए जाने को लेकर शिकायत की है। साथ ही वाइस चांसलर ने इस मामले में पुलिस विभाग के ऑनलाइन पोर्टल से भी शिकायत दर्ज करवाई है। अर्नी यूनिवर्सिटी के चांसलर ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें लगातार एसडीएम की ओर से फोन किए गए हैं और एमएलए का दबाव भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी से बाहर किए गए कर्मियों को लेकर बस रोकने व अन्य तरीके से भी दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। 3 सप्ताह का समय। अर्नी विश्वविद्यालय इंदौरा के प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के बीच उठे मामले में उपायुक्त कांगड़ा ने अतिरिक्त उपायुक्त को तथ्यों की जांच करने तथा संबंधित लोगों का पक्ष सुनने के उपरांत 3 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि विवि प्रबंधन द्वारा कुछ कर्मचारियों सेवाएं कथित तौर पर समाप्त कर दी गई थीं, जिसके संबंध में एसडीएम इंदौरा मामले पर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया था। कार्मिक विभाग विजिलेंस से लेगा भर्तियों का लेखा जोखा। प्रदेश राज्य चयन आयोग कार्मिक विभाग से भर्तियों का पूरा ब्यौरा लेगा। इस बारे में राज्य चयन आयोग ने कार्मिक विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा है। पत्र में सचिव कार्मिक से राज्य विजिलेंस से पेपर लीक मामले में जांच के दायरे में चल रही तमाम भर्तियों का ब्यौरा लेने का आग्रह किया गया है। बताते चले कि भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के समय 30 भर्ती विभिन्न पोस्ट कोड के तहत प्रक्रिया चल रही थी। इसमें से कुछ भर्तियां पेपर लीक मामले के चलते जांच के दायरे में हैं। ऐसे में विजिलेंस की तरफ से जिन पोस्ट कोड की भर्ती में एनओसी मिलेगी उन्हें राज्य चयन आयोग आगे बढ़ाएगा। पूर्व में भी इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य विजिलेंस को राज्य आयोग की ओर से पत्र लिखा गया था, ताकि ओटीए की भर्ती के अलावा भी अन्य पोस्ट कोड में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। राज्य विजिलेंस से जवाब न मिलने पर सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य विजिलेंस से ब्यौरा मिलने के बाद नवगठित आयोग 1 साल से लटकी भर्ती परीक्षाओं को जल्द पूरा करवाएगा। भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 1 दर्जन के करीब अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है। अभी तक राज्य विजिलेंस से ब्यौरा न मिलने पर आयोग को कार्मिक सचिव को पत्र लिखना पड़ा है।
आयोग कार्यालय में गुरुवार को मुख्य प्रशासक आर.के. पुरुथी की अगुवाई में अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में आयोग के संचालन के लिए नियमों को फ्रेम करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। आयोग किस तरह से कार्य करेगा, इसे लेकर इस बैठक में कई घंटों तक मंथन हुआ है। राज्य चयन आयोग के मुख्य प्रशासक आर.के. पुरुथी ने कहा कि सचिव कार्मिक को पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर भंग आयोग के दौर में जारी 30 के लगभग भर्ती परीक्षाओं की स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया है। पेपर लीक मामले में जिन भर्ती परीक्षाओं को विजिलेंस एनओसी मिल जाएगी, उन्हें आयोग पूरा करने का कार्य करेगा। वेतन के लिए कर्मचारी सड़कों पर दे रहे धरना, इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन स्वीकार नहीं। जयराम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन करने का दावा करने वाली सरकार कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रही है। आलम यह है कि कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। जहां कांग्रेस सरकार को कर्मचारियों से किए गए और वादे पूरे करने की बात थी, वहीं अब सरकार उन्हें वेतन के लिए भी परेशान कर रही है, जिसके कारण आज कई विभाग के लोग धरना देने पर मजबूर हैं। यदि इसी तरह से चलता रहा तो आम लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली बोर्ड समेत अन्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन को अविलंब जारी करे। इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन प्रदेश को स्वीकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के भुगतान लंबे समय से लंबित है। मार्च के बाद से न तो एरियर मिले हैं और न ही रिटायर हुए कर्मियों को ग्रेच्युटी मिल पाई है, जिस कारण लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार को इन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। इतने लंबे समय तक लोगों के भुगतान न होने के कारण लोगों को भटकना पड़ रहा है। जिन्होंने लंबे समय तक प्रदेश की सेवा की थी, उनका रिटायरमेंट के बाद अपने हक के लिए इस तरह से भटकना दुखद है। सरकार किसी भी काम गंभीरता से नहीं ले रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार जनता के सरोकारों से दूर हो गई है। विकास के कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। गारंटियों के नाम सरकार एकदम खामोश है। नए संस्थान खोलने की बजाय पुराने संस्थान बंद किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। नेता प्रतिपक्ष सोलन में करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का सोलन में स्वागत करेंगे। इसके बाद बीजेपी द्वारा सोलन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। इसके बाद वह शिमला पहुंचेंगे और उनके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहली बार हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। एसजेवीएन के प्रोजेक्ट टेकओवर पर रोक, हाई कोर्ट ने कोई कड़ी कार्रवाई न करने के दिए आदेश। हिमाचल हाई कोर्ट ने एसजेवीएन के 3 पावर प्रोजेक्ट टेकओवर करने से जुड़े मामले में सतलुज जल विद्युत निगम के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार के उपक्रम और प्रदेश सरकार के बीच रॉयल्टी को लेकर खींचतान चल रही है। सतलुज जल विद्युत निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट में मामले के लंबित रहते केंद्र सरकार के 3 उपक्रमों को टेकओवर करने की तैयारी प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। इस पर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह केंद्र सरकार के संबंधित प्रतिनिधियों से एक बार फिर रॉयल्टी को लेकर शीघ्र ही बातचीत करने जा रहे हैं और मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार की ओर से दिए वक्तव्य के बाद एसजेवीएनएल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने के आदेश जारी किए। मामले पर सुनवाई 13 मार्च को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने पहले भी इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाने को कहा था। सरकार के अनुसार मामले में प्रदेश के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस कारण मामले पर कोई सहमति नहीं बन पाई। प्रदेश सरकार ने 20 दिसंबर 2023 को एक पत्र जारी कर एसजेवीएनएल को 15 दिनों के भीतर रिवाइज की गई रॉयल्टी पर अपनी सहमति न देने की सूरत में एसजेवीएनएल के सुन्नी, लुहरी और धौलासिद प्रोजेक्टों को टेकओवर करने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश सरकार का कहना है कि बिजली प्रोजेक्ट में अपनी रॉयल्टी को 12, 18 और 30% से बढ़ाकर 20, 30 और 40% कर दिया है, जबकि एसजेवीएन को दिए गए प्रोजेक्टों से 5% रॉयल्टी भी नहीं आ रही है। एसजेवीएन ने प्रदेश सरकार से यह प्रोजेक्ट तो ले लिए थे, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन नहीं किया। इसीलिए अब कंपनी को प्रदेश सरकार की नई शर्तों के अनुसार एग्रीमेंट करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में बने राज्य कैंसर संस्थान, सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उठाई मांग। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार का नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैंसर, मधुमेह, सीबीडी और स्ट्रोक रोकथाम एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्राथमिकता के आधार पर राज्य कैंसर संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कैंसर मामलों की बढ़ती दर के दृष्टिगत यह संस्थान स्थापित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक निर्मित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य में लोगों को सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और प्रदेश सरकार ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य बुनियादी अधोसंरचना को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुपर स्पेशलिटी बुनियादी अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी कार्य कर रही है। उन्होंने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 बिस्तर करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में यात्रियों व पर्यटकों को समय पर त्वरित आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नागरिक अस्पताल घुमारवीं तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक, परवाणु शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नागरिक अस्पताल धर्मपुर और पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नागरिक अस्पताल पालमपुर के लिए 4 ट्रामा सेंटर स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चंबा, हमीरपुर और नाहन में 3 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति और धन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी इस अवसर उपस्थित रहे। हिमाचल आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 6 जनवरी को करेंगे यात्रा, नित हमीरपुर जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और कई समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने गुरुवार को यहां बताया कि श्री धनखड़ 1 दिवसीय यात्रा के दौरान हमीरपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जाएंगे। वह विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर छात्रों को संबोधित करेंगे।
वह छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे। उपराष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास की पहल एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र के उद्घाटन समारोह में भी मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर श्री धनखड़ बच्चों के साथ एक संवाद सत्र में भी भाग लेंगे। अनियंत्रित होकर सैंज के पास नदी में जा गिरी कार, तरेड़ा के पास पेश आया हादसा। जिला कुल्लू की सैंज घाटी में तरेड़ा के समीप एक कार अनियंत्रित होकर नदी में गिरी है। हादसे में गाड़ी में सवार 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया है। दोनों सैंज घाटी के ही बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार 2 व्यक्ति गाड़ी में सवार होकर लारजी की तरफ आ रहे थे कि अचानक गाड़ी अनियंत्रित हुई और नदी में गिरी। वहीं गाड़ी के पीछे चल रहे अन्य वाहनों के चालकों ने अपनी गाड़ियों को रोका और नदी में गिरी गाड़ी के पास पहुंचे और दोनों घायलों को हाड़ कंपा देने वाली नदी से बाहर निकाला और एम्बुलेंस के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की ओर भेजा गया। बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी घायलों को देखने कुल्लू अस्पताल पहुंचे और उनका हाल जाना। विधायक ने कहा कि घायलों के उपचार चल रहा, हर संभव सहायता की जाएगी। हादसे कैसे हुआ, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।